हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है बेटा हमारे चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ने पूछा था सर अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने दे दिए, इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सेम एज लास्ट ईयर के भी है। हाँ जी, ओसी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे जो देखोगे सेम टू सेम लास्ट ईयर जैसा ही है। सर ऐसा क्यों? बेटा लास्ट ईयर भी पेपर पैटर्न वो था, बुक्स भी वो थी, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ सेम है, मार्कशीट भी सेम, ए टू जेड सब कुछ सेम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ी बदलेगी, बुक्स बदलेगी तब जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदलेगी। हालांकि कुछ पेपर पैटर्न बदलते तभी जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदलते। कुछ हुआ नहीं बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर जैसे थे वैसे ही इस साल आपके होने वाले। और जो भी बच्चे लोग नए हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको बता दूं बेटा, व्हाट्सएप चैनल पे आपको जो पीडीएफ वगैरह हम शेयर नहीं कर सकते, वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, फोटो का ऑप्शन आता है, पीडीएफ वगैरह का नहीं है। तो जो भी पीडीएफ है बेटा नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे के रखा है, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। बच्चे कमेंट कर रहे थे पीडीएफ किधर है, पीडीएफ किधर है। ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारी पीडीएफ, अकाउंट्स की पीडीएफ हो गई, फिर अपने ओसी की पीडीएफ, इकोनॉमिक की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ, सारी पीडीएफ मैंने वहाँ पर डाल के दी दी है। तो चलो बेटा वीडियो की शुरुआत कर दे। ओसीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो और नोट डाउन कर लो। और हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे हमने प्रीवियसली अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहाँ पर आज बेटा बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी सर ओसी इको के, तो आज हम ओसी के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। साथ में लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न क्या था, लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे, सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, और साथ में बेटा अपना ए टू जेड एवरीथिंग हम क्या करने वाले हैं इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के हम बने रहिए, आपको एवरीथिंग पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अगर बात करें तो ये कुछ दिया नहीं गया है, खाली ऐसे ही है। यहाँ पर सबसे पहले वेरी फर्स्ट, टोटल 8 चैप्टर है, आपको दिखता ही है। वेरी फर्स्ट चैप्टर है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सभी को पता है सर इसमें से हेनरी फेयोल वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बेटा अगर टोटल इस चैप्टर की बात करें एग्जाम में 7 मार्क का ही आने वाला है, पर एक्चुअली उस चैप्टर में से पूछा कितने जाएगा सर 12 मार्क का पूछा जाएगा, मतलब 12 में से कहीं ना कहीं 7 मार्क का लिखना है। उसके बाद आता है बेटा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखो 12 मार्क का आएगा सर, उसमें पूछा कितने जाने वाला है 15 मार्क का पूछा जाने वाला है। थर्ड चैप्टर है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो आपको 5 में से बेटा खाली 5, मतलब वेरी वेरी एकदम छोटा, सबसे कम इसमें से ही आने वाला है। उसके बाद है बिजनेस सर्विस, आपको पता रहे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 20 मार्क का आता है और पूछा कितने जाता है 27 मार्क का आता है। क्लियर है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस बेटा 7 मार्क का आएगा, 10 मार्क का कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। सेम एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस 7 मार्क का आएगा, 10 मार्क का पूछा जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेटा 7 मार्क का आएगा, 17 मार्क का पूछा जाएगा। देखो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें काफ़ी कुछ आ सकता है, लिखना बहुत कम रहेगा। लास्ट में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर बेटा अपना है मार्केटिंग, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मार्केटिंग मिक्स वाला बेटा, 15 मार्क का आने वाला है। पूछा कितने आने वाला है 20 मार्क का क्या हो जाने पूछा जाने है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो अपना देखो ये सेकंड चैप्टर बनता है, सेकंड चैप्टर के बाद ये फोर्थ चैप्टर बनता है, और उसके बाद बेटा लास्ट वाला अपना कौन सा 8 चैप्टर बनता है। मतलब ये 7 और 15 कितना होगा 35 और ये 12 पकड़ के चलो बेटा, टोटल अपना 37 मार्क्स का। तो यहाँ से मतलब तीनों चैप्टर मिला के 37 मार्क्स होते, बाकी के चैप्टर मिला के 43 मार्क्स होते। मतलब ये 3 चैप्टर इस तरफ और बाकी के 5 चैप्टर इस तरफ। तो अभी हमें काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो इसके बाद हम कौन से चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंस आने वाले वो भी करते हैं। उसके पहले आपको मैं अगर पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि पेपर पैटर्न के अंदर क्या क्या था। सबसे पहला फर्स्ट जो आता है बेटा ऑब्जेक्टिव इसमें काफ़ी कुछ आ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, रीराइट आंसर इज वन वर्ड टर्म पैसेज, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, फाइंड ऑड वन आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, अरेंज द अप्रोप्रिएट ऑर्डर आ सकता है, करेक्ट द अंडरलाइन वन एंड रीराइट द, उसको भी अंडरलाइन वर्ड को रीराइट करना है। ये बेटा काफ़ी ज़्यादा उसमें से चांसेस है। मैं तो बच्चे ये कि दुआ करते हैं सर ट्रू और फॉल्स आना चाहिए, सभी बच्चों को पता है ट्रू और फॉल्स आना चाहिए, ये अच्छा होता है सर। मैच द पेयर आना चाहिए, ये अच्छा होता है। फाइंड ऑड वर्ड आना चाहिए और करेक्ट द सेंटेंस, उसको क्या करना है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट, उस 4 में से कौन बनेगा करोड़पति सिलेक्ट करना होता है, ये सिलेक्ट करना होता है। देखो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहने का। क्यों? ऑब्जेक्टिव्स टोटल आने वाला है बेटा 20 मार्क्स का, पेपर है 80 मार्क्स, 80 में से अगर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है
तो कहीं ना कहीं ये पेपर का कितना है 1/4 हिस्सा, मतलब 4 में से 1 हिस्सा तो कहीं ना कहीं क्या है ऑब्जेक्टिव से, बचा हुआ 3 हिस्से क्या आने वाला है आपको पढ़ के आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव्स बेटा एग्जाम टाइम पे क्या करने का, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने का। और एग्जाम सर ऑब्जेक्टिव्स कहीं पर, अरे ऑब्जेक्टिव्स कहीं नहीं होते, कुछ भी आ सकता है। बुक के पीछे के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स, किसी किसी में तो 15-20 फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, सब कुछ इतने अच्छे से पढ़ लो बेटा कि इजीली आपको आ जाए। और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते, सर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। देखो 6 दिए रहेंगे यहाँ पर, देखो हमें टोटल 6 दिए, 6 में से कितने लिखने हैं 4, मतलब सर 4 लिखने और कितने मार्क्स हैं 8, मतलब कहीं ना कहीं हर एक के कितने मार्क्स होने वाले, 2 मार्क्स होने वाले। और बहुत ही एकदम सिंपल पूछते हैं बेटा, हम आगे डिस्कस भी करेंगे इसके अंदर क्या क्या आने वाले। स्टडी द फॉलोइंग केस, जो आपको केस स्टडी आता है बेटा 3 में से 2, और हर एक कितने मार्क का रहेगा बेटा 3 मार्क का, मतलब हो जाएगा बेटा 6 मार्क हो जाएगा। सर केस स्टडी, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, सर केस स्टडी में कुछ नहीं, आपने जो ये थियरी पढ़ोगे ना बेटा उसी का यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आपको क्या करना है, लिख देना है। प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसका भी एक केस स्टडी यहाँ पर बनता ही है, वो आता है बेटा। और आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग बिटवीन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। 4 में से 3 लिखने होते हैं 12 मार्क्स, मतलब हर एक के कितने मार्क्स हो गए बेटा 4, 4 3 सा कितना होगा बेटा 12 मार्क्स यहाँ पर हो गए। मतलब सर 3 लिखने, एक का 4 मार्क है, कम से कम हमको 5 पॉइंट तो लिखने ही होते। अभी मोस्ट ऑफ बच्चे मेरे पास आते, पेपर चेक तो कर देता हूँ, सर मैंने पूरा 5 पॉइंट लिखा, आपने मेरे को 4 मार्क नहीं दिए, 3 ही मार्क। अरे प्रॉपर एक फॉर्म होता है, मेथड होता है, एक अरेंजमेंट होता है लिखने का। जितना आप सिस्टमेटिकली अच्छे से लिखोगे बेटा उतने आपको हाई मार्क्स मिलेंगे। कोई चीज़ों को अंडरलाइन करो, प्रॉपर ऐसा बॉक्स बना के लिखो, स्टार्टिंग में टाइटल लिखो, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंट, अलग अलग करके लिखोगे, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। अगर खाली ऐसे ही लिख के आ जाओगे 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे तो पूरे मार्क्स मिलते नहीं है, 4 में से 3 ही मिलेंगे तो 2 ही मिलेगी, तो ये भी मायने करता है। आंसर इन ब्रीफ बेटा 3 दिए रहेंगे, 2 लिखने, मतलब 3 में से 2 लिखने। और कितने मार्क्स है बेटा यहाँ पर देखोगे 8 मार्क का, मतलब हर एक के कितने मार्क्स है सर, आपको 4 मार्क्स दिए गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस बेटा 4 है, 4 में से क्या लिखना है 2 लिखना। मोस्ट ऑफ बच्चे को यहाँ पर ही मार्क आते हैं, सर जस्टिफाई में क्या लिखना है पता ही नहीं चलता। अरे आपको मैं आगे बताऊँगा कैसे क्या रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। 8 मार्क का आने वाला है बेटा। और इसके लिए बेटा देखो यहाँ पर ऑप्शन कितने दिए, 4 दिए, 4 में से 2 लिखने हैं। यहाँ पर उल्टा था, 4 में से 3, 3 में से 2, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा आपको दिए गए ऑप्शन, क्यों बच्चा लिखे। एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि बच्चा फेल हो जाए, एग्जामिनर ये चाहता है बच्चा अच्छे से अच्छा लिखे, इसके लिए यहाँ पर 4 में से 2 लिखा है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 में से 2 लिखने हैं बेटा। और कितने मार्क्स का है 10 मार्क का, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रह जाएगा 5 मार्क का हो जाएगा। और 8 वाला क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन, यहाँ पर बेटा 2 में से 1 लिखने होंगे और एक का कितने मार्क्स है 8 मार्क का। मतलब अगर बड़े आंसर की बात करें तो 7वां 8वां, और 7वें 8वें में बता रहा हूँ बेटा थोड़ा बहुत नहीं लिखना है, पेज भर भर के लिखना है। एटलीस्ट अगर ये आंसर पूछे तो 2 पेज तो भरना ही है, अगर ये आंसर पूछा गया तो 3 पेज भरने। सर 8 मार्क के लिए 3 पेज का आंसर चाहिए, 5 मार्क के लिए 2 पेज का आंसर चाहिए। 5 मार्क का पूछा 1 पेज में भर के दे दोगे, बोलेगे 5 में से 5 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बेटा, 2 या 3 मिलेंगे। एटलीस्ट 5 मार्क का पूछा गया है तो 2 पेज आपको भरने हैं, 8 मार्क का पूछा गया है 3 पेज तो भरने, 4 पेज भरो तो वेल एंड गुड। तो आगे डिस्कस करते बेटा इसके अंदर क्या क्या आएगा। ये पूरा पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं ये आपको मिल जाएगा। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनेगा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड फर्म। बेटा दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, क्या तो सोसाइटी आ सकता है या तो फर्म आ सकता है, दोनों में से कोई एक आपको आने के चांसेस है। ये लास्ट ईयर कुछ आए हुए क्वेश्चन उसकी बात करो। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस एंड पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको डिस्टिंग बिटवीन में भी काफ़ी आ सकता है। एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे भी आ सकता है। डिफाइन द टाइप्स ऑफ बैंक, बेटा ये तो बहुत ही सबको पता ही है, टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक आएगा, उसके अंदर फीचर्स लिखो, सब कुछ आएगा। राइट शॉर्ट नोट, देखो यहाँ पर आगे हेनरी फेयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द डिटेल इन 7 प्रिंसिपल, 7 P's, बराबर ना, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 का है। डिफाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आउटसोर्सिंग इन डिटेल। ये सारे क्वेश्चन पढ़ लो। देखो एक 8 क्वेश्चन मैंने दिए 8 मार्क के लिए,
8 मार्क के लिए 8 क्वेश्चन पढ़ लो ना, तो इसका मतलब आधा तो काम यहाँ पर ही होगा। क्यों? 8 क्वेश्चन पर 8 में से 4 तो आने ही वाले, क्योंकि सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नहीं आए तो 4 तो आएगी, बच्चे हुए जो रहेगी आपको मतलब जो बोला शॉर्ट नोट वगैरह में कहीं ना कहीं तो आपको दिख जाएगा। उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब 8 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में पढ़ो। चलो ये 8 क्वेश्चन में से समझ के चलो एक ही क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया, 7 क्वेश्चन ही। अरे 7 क्वेश्चन में तो बचा हुआ था, इसमें से तो आएगा। जैसे यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, देखो मैंने आपको पढ़ा वेयर हाउस के बारे में पढ़ो, यहाँ पर आ जाएगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एक्सप्लेन द एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, importance of planning, explain the significance of principle of management, define the any 5 points of importance of staffing। देखो प्लानिंग स्टाफिंग तो पढ़ते ही रहने का। एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, स्टेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बेटा जो भी क्वेश्चन है खाली ऐसे ही नहीं लिख दिए, बहुत सारा रिसर्च करके मैं अब काफ़ी सारे बच्चों एक महीने से रिसर्च कर रहा हूँ सर, उसी में क्या क्या आएगा पूरा एकदम A to Z रिसर्च कर करके मैंने आपके लिए बनाया है कि ये क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर 6 जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा बच्चों को टफ लगते हैं। बिजनेस सर्विस एंड नेसेसरी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इंपॉर्टेंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटर ग्रुप, ये भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फिक्स इन नेचर, प्रमोशन प्ले क्या लिखा है, प्रमोशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, आउटसोर्सिंग इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस आ सकता है, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न आ सकता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी आ सकता है, क्लियर एंटरप्रेन्योर ये भी आपको आ सकता है। और डिस्टिंग बिटवीन की बात करें, सभी को पता है सर इसमें से ये वाला डिस्टिंग बिटवीन तो 110% आता ही है हर बार सर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, और यहाँ पर कहा गया एक और था, मैंने यहाँ पर कहाँ लिखा डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये बेटा इसमें से एक तो आएगा ही आएगा। 3 लिखने, एक तो आने ही वाला है। फायर इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ये भी आने का चांसेस ज़्यादा। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस का तो ये और ये दोनों में से एक आने के चांसेस तो है ही। बचा हुआ में से एक आएगा। प्लानिंग या तो डायरेक्टिंग आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट आ जाएगा, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस आ सकता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, या तो ये भी आंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस है। रोप ट्रांसपोर्टेशन, पार्टनरशिप फॉर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो डिपेंड करेगा। अगर ये आ गए, ये दोनों तो फिक्स ही है। उसके अलावा अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब आ गए, सोल ट्रेडिंग, अगर इन दोनों में से नहीं आया तो पकड़ के चलो ये ट्रांसपोर्टेशन वाले में से तो आने ही वाला है, क्लियर है। ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्ट, ये तो आने ही वाला है। ये सब, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आप पर दिया हो बेटा, इसकी PDF मिल जाएगी। ये क्वेश्चन पढ़ते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ोगे आपके लिए बेटा काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंस होने वाला है। लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर की बात करें बेटा, अगर लास्ट ईयर के बोर्ड की पेपर की बात करें, आपको 3 घंटा नहीं 3.5 घंटा दिया गया तो उस लोग को ये पेपर लिखने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इतना सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी 25% इसमें से लेस कर दिया था और इतना सिंपल दिया था बेटा। ये कुछ भी नहीं है, देखो सिलेक्ट अप्रोप्रिएट, मैच द कॉलम दिया है, करेक्ट अंडरलाइन, और उसको अरेंज करना है। और अगर बात करें इतना ही, पहले ही देखो ऑर्गेनाइजेशन हर कोई लिख सकता है, प्लेस ऑफ कंसर्न ऑफ मार्केट, ये चलो थोड़ा बहुत टफ है। इंश्योरेंस वाला आराम से लिख सकते हैं। लॉग एडल्ट आज ये भी नहीं पता, ये भी चलो टफ रहेगा, तो ई बिजनेस लिख सकते हैं। आउटसोर्सिंग, ये इतना सिंपल है। केस स्टडी भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन वाला केस स्टडी दिया गया है, और ये भी काफ़ी अच्छा है बेटा। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये भी बहुत है। और यहाँ पर देखो डिस्टिंग बिटवीन, देखो मैंने बताया प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वो सब में से एक देखो आ गया। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, देखो ये वापस से आ गया। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मतलब इतना सिंपल पेपर बनाया था, पूछो ही मत इसके अंदर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, देखो 4 P's आ गया, 7 P's किया, 4 P's ही लिखने। एक्सप्लेन द 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड एम्प्लॉई, बिजनेस टूवर्ड गवर्नमेंट, बहुत सारे। स्टेट द एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, देखो ये भी मतलब इतने सिंपल आ गए। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फिक्स इन नेचर, देखो अभी मैंने आपको पढ़ा। देर आर मेनी वे टू द क्या लिखा, मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी जो पढ़ा वही है मैंने आपको जो आगे दिया था। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट एप्लीकेशन टू ऑल द कैरेक्टर्स, ये जान दो, ये नहीं पता है। मार्केटिंग इज क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर, आप पहला दूसरा लिख सकते हो, या तो किसी को 4th वाला आता है वो भी लिख सकता है। अटेन द फॉलोइंग, देखो यहाँ पर क्या है,
एक्सप्लेन एनी 5, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फेयोल। देखो मैंने बताया था ये आता ही आता है, अगर इस बार यहाँ पर आए तो अगली बार यहाँ पर आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे, आपको बता दे रहा हूँ। एक्सप्लेन द एनी 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस टूवर्ड गवर्नमेंट। देखो ये भी अगले बार यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर, दोनों ये क्वेश्चन बेटा इन दोनों में खेलते रहते, क्लियर है, ऊपर नहीं जाते, कभी कभी आ भी जाता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, देखो ये सारे क्वेश्चन बेटा इतने में ही खेलने, 7, 8 नंबर पे ही खेलने वाले। देखो डिफाइंड बैंक, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिटेल। देखो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पकड़ के चलो, कहीं ना कहीं तो आपको दिख ही जाएंगे और 100 डैम श्योर ये आने में से ही है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा बेटा। अभी हर एक चैप्टर में से समझते हैं सर कौन से चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला चैप्टर बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी पढ़ लेना। और देखो 5 स्टार मैंने किया हेनरी फेयोल प्रिंसिपल। और यहाँ पर देखो टेलर, अगर देखो हेनरी फेयोल नहीं आया तो टेलर आएगा, अगले बार हेनरी फेयोल आ चुका है तो इस बार टेलर के चांसेस है। अगर अगले बार पिछले बार नहीं आया होता, अगर जो मैं क्वेश्चन पेपर की अगर हेनरी फेयोल नहीं आता रहता तो मैं डैम श्योर बोलता कि ये पढ़ो ही मत, टेलर वाला पढ़ो ही मत। पर पिछली बार हेनरी फेयोल आ चुका तो इस बार मैं बोला टेलर को थोड़ा पढ़ के जाना, एक बार जस्ट खाली दिमाग में क्लिक करके जाना तो आपको इजीली लगेगा। और ये दोनों पढ़ लेना बेटा, ऊपर कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट वगैरह कहीं ना कहीं आ जाएगी आपको। ये दोनों में से कोई एक तो आंसर बनता ही बनता है बेटा। जैसे मैंने बताया इन दोनों में से कोई एक आने के चांसेस है, इन दोनों में से कोई एक आने के चांसेस है, मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब इसके ऑप्शन में इसके ऑप्शन में ये आपको आता ही आता है। आगे बढ़ेंगे बेटा, अभी देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का इंपॉर्टेंस पढ़ लो, सब कुछ आ गया अपन अभी इंपॉर्टेंस तो पढ़ ले सर। इसके साथ साथ इसके अंदर से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर 6 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ये तीनों पढ़ लो। मोस्ट ऑफ प्लानिंग और स्टाफिंग आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्लियर, एज ए कंपेरेटिवली डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लेस है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आएगा नहीं, पर चांसेस की बात करें तो ये आने के चांसेस करीब 70% पकड़ के चलो, और ये आंसर्स पकड़ के चलो 30% आएगा। मोस्ट ऑफली स्टाफिंग और प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है, क्लियर है। तो ये दोनों में से कोई एक आने के चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा है। और कंट्रोलिंग भी पढ़ सकते हो, देखो कंट्रोलिंग को भी मैंने स्टार किया, देखो ऑर्गेनाइजेशन या तो कंट्रोलिंग ये भी आने के चांसेस है। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग नहीं पढ़ोगे चलेगा, अपन ये 4 तो आपको कंपलसरी पढ़ने ही पड़ेंगे। और इसके जैसे मैंने बताया डिस्टिंग बिटवीन में भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, एक तो आएगा आएगा मतलब आएगा। मतलब सर तीनों में से पढ़ो, देख मैंने पहले ही बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग और यहाँ पर कंट्रोलिंग पढ़ो बस। डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, मतलब बीच वाले दोनों नहीं पढ़ोगे। हालांकि देखो डिस्टिंग बिटवीन है, एक बार लिख लेना, मेरी मानो सारे डिस्टिंग बिटवीन एक बार आप बुक में लिख लोगे तो इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे एक बुक बनाओ, सारे डिस्टिंग बिटवीन लिख दो, इजीली आपको डिस्टिंग बिटवीन सारे समझ में आ जाएगा और इजीली आप क्या कर सकते हो। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 बेटा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी इसके अंदर से सर क्या क्या पढ़ा जाए, देखो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये आने के चांसेस काफ़ी, मतलब एक ही स्टार इसके लिए क्या है कि क्वालिटी काफ़ी, मतलब मेजोरिटी 10% चांसेस है। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, देखो इसको 5 स्टार की है, मतलब ये आता है और हर बार ये आता ही है बेटा। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या तो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखो ये सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट हो ही जाएंगे। अगर ये नहीं आया तो ये आने के चांसेस है, अगर इन दोनों में से मैं बताओ ये तीनों में से ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। हालांकि कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखो ऊपर वाले में से आएगा या तो नीचे वाले में से, कभी ना कभी ये तीनों आपको नहीं कहीं ना दिखेंगे। तीनों की बात करें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हाई लगता है मेरे को, और आप सभी को ही पता है सर फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर काफ़ी बार आ चुका है, क्लियर है। और बाकी सब पढ़ने की जरूरत, स्टार्टअप इन इंडिया ये सब, एग्रो टूरिज्म, हालांकि अगर आपको पढ़ना रहेगा तो एक बार आप पढ़ सकते हो। क्यों सर, अभी माहौल ऐसा बन रहा है बेटा, डेवलपमेंट का माहौल बन रहा है, एग्रो टूरिज्म, स्टार्टअप इंडिया या तो स्टैंड अप इंडिया, ये आप पढ़ सकते हो। हालांकि देखो ये जो है ना आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आएगा,
स्टार्टअप इंडिया पढ़ लो, स्टैंड अप इंडिया, एग्रो टूरिज्म, तो भी एक बार जस्ट खाली बोलो नज़र मार के जाने का। क्यों? क्योंकि ये सब अभी मोदी जब से आया तब से ये सब फॉर्म में है, क्लियर है। टूरिज़्म वगैरह, फिर इंडिया स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सारे ये सब काफ़ी फॉर्म में चल रहा है। इसके लिए ये सब ये मतलब दूर से देख लेने का, इसको कभी कुछ भी आ सकता है। क्योंकि आजकल कैसा है, टीचर भी ऐसा सोचते हैं बच्चा मॉडर्न हो, तो मॉडर्न होने के लिए घिसा पिटा नहीं पूछेगा, थोड़ा बच्चों को दिमाग से खेलने के लिए मॉडर्न भी पूछ सकता है। और इस बार तो 20% ओमिट भी नहीं है, कोरोना भी नहीं है, बच्चा रेगुलर कॉलेज भी जाता है। और टीचर लोग लास्ट 2 साल से इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के टीचरों का दिमाग थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है। तो हो सके इस बार ऐसे सब क्वेश्चन डाल सकते हैं वो लोग। अभी पेपर सर सेट कौन करता है? पेपर हम लोग सेट नहीं करते। पेपर टोटल बेटा 3 जन को दिया जाएगा, मतलब ओसी का पेपर है, ए बी और सी, तीनों लोग को दिया जाएगा। तीनों के दोनों हेड लेवल पे होते हैं, मतलब ओसी जो इन लोग ने पीएचडी किया होता है ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्स, इन तीनों को बोला जाएगा तुम पेपर क्या करो, सेट करो 80 मार्क का। अभी हो सकता है, और इन तीनों के ऊपर होता है मेन, वो मेन उसके पास ही होता है कमांड। अभी सपोज इसने इसका ऑब्जेक्टिव्स लेगा, इसका कुछ और लेगा, इसका कुछ और लेगा, तीनों का मिला के भी पेपर सेट कर सकता है। ये तीनों का मिला के, एक का तो इन दोनों का मिलाएगा, का तो इसका अकेले का, तो उसका दिमाग अच्छा हो तो खाली एक का ही पेपर क्या करेगा, दे देगा सबको बनाने के लिए। तो ऐसा भी चांसेस होता है, क्लियर है। मतलब 3 लोग करते हो, तीनों लोग को पता नहीं होता कि मेरा पेपर आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। मतलब वो तीनों लोग भी अंधेरे में रहते कि हम लोग का पूछा जाएगा वो पेपर आएगा कि नहीं आएगा। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, इसके लिए पेपर लीक होने के चांसेस काफ़ी रह रहे थे। लीक होता है तभी होता है एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, तो 5 मिनट पहले, क्योंकि जब आएगा तभी कॉलेज में आएगा तभी पेपर लीक होता है, अदरवाइज़ होता नहीं है, क्लियर है। और चैप्टर नंबर बेटा 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, 20 मार्क का बेटा वेटेज करता है। टाइप्स ऑफ बैंक 110% पढ़ लेना, कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक, सब कुछ A to Z पढ़ लेना। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक भी थोड़ा बहुत पढ़ सकता है। ई बैंकिंग सर्विस बेटा ये भी आप पढ़ लेना। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कहीं ना कहीं आ सकते हैं बेटा ई बिजनेस को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंक का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेना है। पर टाइप्स ऑफ बैंक देखो 5 स्टार की एग्ज़ाम में आता है, कोई भी बच्चा छोड़ के तो जाना ही नहीं इसको। साथ में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये भी पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस ये डिस्टिंग बिटवीन आता ही है, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, तीनों में से बेटा कोई ना कोई ये पढ़ के, मतलब ये ऐसा है कि अभी नहीं आया, डिस्टिंग बिटवीन नहीं आया, ऊपर शॉर्ट नोट में आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये सब ऐसे है ना कि कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हैं, क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे भी आता ही नहीं है। वेयर हाउस वाला पढ़ लेना, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, और यहाँ पर टाइप्स, देखो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर की बात करें ना तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस इसको ज़रा स्टार कर देना, और टाइप्स ऑफ बैंक ये दोनों बेटा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये नहीं तो ये दोनों में से एक 100% आएगा। फंक्शन ऑफ वेयर हाउस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई बिजनेस सर्विस या तो टाइप्स ऑफ बैंक्स, जैसे मैंने बताया फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक या तो फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। हालांकि फंक्शन ऑफ वेयर हाउस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऊपर वाला क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, ये हाई बेटा 4 या 5 मार्क के लिए आने के लिए काफ़ी ज़्यादा। और ये चैप्टर का बेटा बहुत ही अच्छा है। अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन लिखो तो सबसे पहले वेयर हाउस का मीनिंग लिखते, एक डेफिनेशन आपको याद होगा तो वो लिखते, उसके बाद उसके मतलब फंक्शन लिखते, उसके बाद उसके टाइप्स लिखते, मतलब आपको 3 पेज भरने होते हैं। 8 मार्क के लिए तो 3 पेज, हालांकि अगर 5 मार्क के लिए पूछा गया तो 2 पेज इजीली आप भर सकते हो। खाली टाइप्स लिखोगे तो भी आपके टाइप्स खाली लिखने की जरूरत नहीं, वेयर हाउस भी आपको क्या करना है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, क्लियर है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं नहीं मानता आएगा, इसके लिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। उसके बाद इस चैप्टर की बात करें बेटा, जैसे मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस आने वाला ही है इसमें से, क्लियर है। डिस्टिंग बिटवीन आपको छोड़ना नहीं है। उसके साथ साथ अगर जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ रहा, लास्ट टाइम ये ओमिट था, तो हो सके इस बार रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये चारों में से ये आने के चांसेस मुझे, इसके लिए मेरा नर्व्स बोल रहा है कि इस बार ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टिंग बिटवीन आएगा। सर क्यों? लास्ट टाइम ओमिट था, तो इस बार वो ज़रूर से पूछेगा, क्योंकि अगली बार आया नहीं था, क्लियर। तो इस बार पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं, क्लियर है इसके। और उसी के साथ साथ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये थोड़ा बहुत ना के बराबर पढ़ो तो भी क्या होगा, चलेगा। उसके साथ साथ कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, ये आपको 8 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आया तो ज़रूर से डिस्टिंग बिटवीन तो पूछे ही लेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं इसको डालना ही होता है, क्लियर है। देखो जैसे यहाँ पर फंक्शन, प्राइम प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ऐसे देखो कितने अच्छे से लिखा है।
समझ में आ रहा है? अगर 4 मार्क के यार तो 5 पॉइंट भी लिखो, इतने अच्छे से लिखो। देखो इतने अच्छे से आपको क्या करना है, लिखना होता है सब कुछ। बच्चा क्या लिखेगा, ये तो लिखेगा ही डायरेक्ट ऐसे लिख के आएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हो गया, अभी मार्क में दे दो मेरे को, ऐसे मार्क मिलता नहीं इतना। देखो प्रेजेंटेशन का ही क्या होता है, मार्क्स होता है। जैसे आपका अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स में तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, सम्स अगर राइट रहेगा तो आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे फुल। इसमें ऐसा नहीं होता, भले आपने राइट लिखा है, मेन प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे, मार्क्स आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। मेन आपका हैंड राइटिंग भी डिपेंड करेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैंड राइटिंग निकालते, मैं खुद को ही रीड नहीं कर बोलता, देखो ये अरे तेरे को रीड करने आता है, सामने एग्जामिनर को भी रीड करने तेरी हैंड राइटिंग आना चाहिए। तो हैंड राइटिंग अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। यहाँ पर आते इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। देखो प्रोडक्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, देखो इसमें से आता ही है, मतलब प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ये सब आता है। अगर वहाँ पर नहीं आए तो देखो ये चैप्टर में से ये सब नहीं पढ़ोगे ना, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, लिमिटेशन, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, देखो ये थोड़ा बहुत है ना कहीं ये ई बिजनेस पढ़ के चलना। क्यों, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का ही क्या है, जमाना है, तो ये पढ़ के चलना। ऐसा नहीं बोलता नहीं आएगा, पर आने के चांसेस है। आउटसोर्सिंग वाला जितना भी फंडा है ना बेटा, एग्जाम में ये लोग कब्जा करके बैठे हैं यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ पर अगर बात करें एडवांटेज, आउटस्टैंडिंग, डिसएडवांटेजेस, बिजनेस प्रोसेस, ये बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, क्लियर है, ये सब आने के चांसेस, क्योंकि ये नीचे वाले हैं ना सब कब्जा करके बैठे, तो ऊपर वाले का चांसेस आने के बहुत कम है, यहाँ ना के बराबर है। पर हाँ कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी डिपेंड करेगा, सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करे, क्योंकि आजकल जैसे जब से लॉकडाउन आया ना तब से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का ही जमाना है। आपने देखा रहेगा कोई भी ऑनलाइन ज़्यादा बिकता है, तो वही सब है बेटा यहाँ पर। तो मेरी मानो बेटा तो ये आप पढ़ लेना, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप प्रोसेस भी उसका पढ़ सकते हो बेटा, कैसे क्या होता है ये वाला, थोड़ा बहुत 3 स्टार की है, बाकी ये सब तो पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर है। नीड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग तो सब में पढ़ना ही होता है। क्यों, मीनिंग तो सबसे पहले वही मीनिंग ही लिखना होता है। एक बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, ये सब पढ़ने का आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इसके लिए पूरे को मैंने क्या कर दिया है, बता दिया आपको। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी बार तो नहीं, एक बार आ चुका है, डिस्टिंग बिटवीन, क्योंकि इसके अंदर 11 पॉइंट है, तो इसके लिए एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चा 11 में से 5 पॉइंट तो याद होता ही रहेगा, इसके लिए ऐसे ही पूछते। देखो कोई भी डिस्टिंग बिटवीन का अगर 5 पॉइंट रहेगा तो 5 पॉइंट एग्जामिनर आने के चांसेस ना के बराबर, जिसी के ज़्यादा पॉइंट रहे, एग्जाम्पल 7, 8, 10 पॉइंट है, 10 में से 5 पॉइंट बच्चा इजीली लिख सकता है, तो ऐसे ही एग्जामिनर ऐसे ही सिलेक्ट करता है। जैसे स्टार्टिंग में बताया, हर एग्जामिनर यही सोचता है कि बच्चा पास हो, कोई ऐसा नहीं सोचता है फेल हो, इसके लिए ऐसे पूछते हैं कि जिसमें ज़्यादा पॉइंट रहेगा वो बच्चा इजीली लिख पाएगा। चैप्टर नंबर 6 बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसके अंदर से बेटा ओनर्स, इन्वेस्टर होता है, कंज्यूमर होता है, गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ चांसेस होता है कंज्यूमर। क्यों, मार्केट कंज्यूमर का काफ़ी ज़्यादा है, क्लियर है। अभी ओनर्स बहुत कम है, तो ओनर्स के बारे में हम सब कंज्यूमर है, कोई ना कहीं कोई ना कोई चीज़ लेते हैं, तो कंज्यूमर के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, देखो लास्ट टाइम गवर्नमेंट से आया था, सोसाइटी भी आया था, पब्लिक इन जनरल आता है बेटा। मेरी मानो तो कंज्यूमर पढ़ के जाओ, गवर्नमेंट पढ़ के जाओ। देखो इसके लिए मैंने इन सबको नीचे वाले 3 को बेटा 3 स्टार के, ऊपर वाले को तो पढ़ना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ना है, आ सकता है, इन्वेस्टर भी आ सकता है, ओनर भी आ सकता है। और लास्ट टाइम देखो फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक, ये ओमिट था, ओमिट का मतलब इसको मैंने ब्रैकेट क्यों किया सर, सर्कल इसके लिए किया है क्योंकि लास्ट टाइम ओमिट था, तो इस बार कहीं ना कहीं सोचेगा चलो इसको डाल के तो देखते, क्योंकि बच्चा लास्ट टाइम पढ़ा नहीं था, हो सके बच्चा लास्ट ईयर का रेफर करता रहेगा, तो मोस्ट ऑफ इसके मतलब बोला मेरा नर्व्स की बात करें तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक में ये, अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये डेफिनेटली पूछता सर फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक। और बेटा CSR, क्लियर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना, 5 स्टार क्या 17 स्टार कर दो तो भी पढ़ के ही जाना है, क्लियर है, ये आपको पढ़ देना है बेटा। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ देना है। ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और यहाँ पर सोसाइटी, आपको क्या करना है, पढ़ के रखना है, क्लियर है। ये अभी कुम बच्चा बोलेगा सर नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये नीचे वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऊपर वाले का सवाल ही नहीं उठता। ये 6 है, 6 पूछेगा, 6 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो ऊपर वाले को भाव देने का नहीं, नीचे वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्लियर है। अभी आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लास्ट टाइम ओमिट था,
तो इस बार सोच रहा हूँ शायद से आ सकता है, क्योंकि नर्व्स बोल रहा है कि आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ओमिट था, तो इस बार आने के चांसेस है आपके लिए। क्लियर है? और सभी को पता है ये नहीं आएगा तो सर, क्योंकि इस पूरे चैप्टर पे एक ही जन ने कब्जा करके रखा है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट टू बी रिड्रेसल, राइट टू बी फॉर्म, क्लियर, राइट टू बी इन्फॉर्म, सब कुछ बेटा राइट्स ऑफ कंज्यूमर। हर एक बार मैं जब पढ़ा तभी से ये चैप्टर बेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये और हेनरी फेवल वाला और रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। देखो ये दोनों लास्ट टाइम ओमिट थे और उसके बदले में भाई साहब ने ये पूछ लिया, तो मेरे को लग रहा है इस बार बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, मेरा ऐसा मानना है, ये पूछ सकता है। हालांकि अगर मैं बताऊँ, अगर ये आने के चांसेस आपको 90% है, तो इन दोनों में से आने के चांसेस आपको 10% बराबर है। पर क्योंकि देखो कैसा लास्ट टाइम पोर्शन ओमिट था तो पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया था, सभी को पास कर दिया। तो इस साल मेरे को लग रहा है थोड़ा पेपर डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा, तो ये मानना है बेटा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्योंकि देखो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, ये आने के चांसेस है आपको, इसके लिए मेरे को लग रहा है ऊपर वाला आने के चांसेस नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये मेरे को नहीं लगता, वे ऑफ मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्ट ये भी नहीं लगता, क्योंकि राइट्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज बेटा ये आने के चांसेस है। क्लियर है? और इस चैप्टर में से पूरा कब्जा एक ही जन ने कर रखा है। कौन सा सर? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और क्या आ गया? नेशनल कमीशन आ गया। क्लियर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। मतलब मुझे पूछा जाए सर कितने % चांस, अगर कोई भी पेपर बनाएगा ये डिस्टिंग बिटवीन तो डालेगा डैम श्योर। लास्ट कितने भी साल के पेपर देख लो, हर पेपर में बेटा ये सम आया है, मतलब ये डिस्टिंग बिटवीन आया, मतलब ये आपको पढ़ के ही जाना है, कोई आपके पास चारा नहीं है इसके अलावा। चैप्टर नंबर 8 बेटा मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केट। बेटा देखो यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स, देखो एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, 7 P's ऑफ मार्केटिंग। क्लियर है? और देखो इंपॉर्टेंस या तो फंक्शन, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस है। पर मेरी मानो अगर इसकी बात करें तो 75% ये आएगा, 25% ये आएगा। तो मेजोरिटी की बात करें तो ये हर कोई क्वेश्चन पेपर बनाएगा, ये क्वेश्चन तो डालेगा। और इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग या तो फंक्शन, ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर मेरी मानो तो टाइप्स ऑफ मार्केट थोड़ा पढ़ के जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि लास्ट टाइम ओमिट था, तो इस बार आने के चांसेस थोड़े बहुत मुझे लग रहे। और चैप्टर नया भी है तो मे भी नहीं आएगा, मेरे को लग ही रहा है, पर तो भी मेरा ऐसा दिल कह रहा है कि टाइप्स ऑफ मार्केट बच्चे को थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आप पढ़ने जा रहे हो, नो डाउट 100 में से 100% आए कोई मायने नहीं रखते, आपके पास नॉलेज कितना है वो मायने रखता है। क्लियर है? कोई भी जगह आप मैकेनिकल इंजीनियर रहोगे, डिग्री आपके पास है, पहला नंबर आया, पर आपको अगर उस चीज़ को रिपेयर करना ही नहीं आता तो चीज़ कोई काम का नहीं, आपका नॉलेज कुछ काम का नहीं, डिग्री कुछ काम का नहीं। मेन आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तो मेरी मानो नॉलेज के लिए पढ़ो बेटा, बाकी एवरीथिंग इज़ अ सिंपल। आप अगर नॉलेज के लिए पढ़ोगे सब कुछ आपको आ जाएगा। और एग्जामिनर देखो मोस्ट ऑफ बच्चे एक ही ट्राई करते, क्या सर? रट्टा मारा नहीं ज़्यादा, एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है। सर कैसे पढ़ने का हमको ज़रा बताओ। सर हमको पता ही नहीं कैसे पढ़ा जाता है। देखो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ओसी ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने ओन वर्ड से भी तुम लिखो तो भी मार्क्स मिलेंगे, पन कभी सच्चा लिखा तो। मेरे टाइम पे बोलते हैं अरे पेपर में कुछ भी लिखो, 8 मार्क का क्वेश्चन है, बीच में शायरी बीरी लिखो, कुछ भी लिखो। अरे वो गधे लोग होते, एग्जामिनर हर चीज़ पढ़ता है। अभी आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, अगर पेपर कोई भी है, एक पेपर चेक करने के लिए आपको, अगर कोई भी मैं पेपर चेक करने बैठा हूँ तो एक पेपर के लिए मुझे 20 मिनट मिलता है चेक करने के लिए। तुम ही सोचो 20 मिनट, एक पेपर चेक करने के लिए 20 मिनट में आपका पूरा पेपर वो खोद के निकाल लेता है कि क्या इसने लिखा है, क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है। मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ का। तो कभी भी ऐसी फालतूगिरी करने का नहीं, शायरी लिख के आ जाओ, कोई अनाप शनाप लिख के आ जाओ, कुछ भी कहीं घूमने जाया था, भेलपूरी खाया था, जू पे गए थे, ऐसे वो अपनी कहानी मत लिखो बेटा। जितना आपको आता है उतना ही लिखो, भले आपको नहीं आ रहा है 2 पॉइंट भी इतना करेक्ट लिखो ना कि एग्जामिनर 2 पॉइंट को देख के भी आपको 2 मार्क्स देते, वरना पूरा पैराग्राफ भर के लिख दोगे वो आपको 1 ही मार्क देगा। क्यों? क्योंकि एक भी सही नहीं लिखा है आपने। तो जितना सही लिखोगे उतना ही सही मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि बड़ा लिखो ज़्यादा मार्क मिले, ऐसा नहीं होता बेटा। अच्छा लिखो उसका ज़्यादा मार्क्स होता है। क्लियर है? तो यही चीज़ वो होता है ना कि ऐसा नहीं होता कि हर महंगी चीज़ अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता। सस्ती चीज़ भी अच्छी होती है, पर डिपेंड करे कि वो चीज़ कितनी वैल्यूएबल। आप पढ़ते हो ना इकोनॉमी यूटिलिटी,
तो बस वही यहाँ पर भी कौन सा भी होता है, आपको यूटिलिटी होना चाहिए। यूटिलिटी करोगे इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर दिल से अगर जो पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए तो हर चैप्टर हर कुछ इंपॉर्टेंट सी है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मेरे को नॉलेज के लिए पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए होता है लास्ट मिनट स्टडी, एग्ज़ाम टाइम के 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले, तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों जो आपको मैं PDF बताया था वो PDF पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो क्वेश्चन है बेटा एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले, 1 महीने पहले ये सब पढ़ा। पर अभी ओवरऑल टाइम है, अगर आपके पास अभी जो बच्चा वीडियो लास्ट तक देखा रहेगा, हो सके आपके अभी एग्ज़ाम के लिए 3 महीना बाकी, तो पूरा पढ़ो। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत पढ़ो, 1 महीना बाकी रहेगा, 15 दिन बाकी रहेगा, 1 हफ्ता बाकी रहेगा, तभी ये सब पढ़ो। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए PDF में ये तभी पढ़ो। अभी पढ़ के आपको कोई भी इसका वैल्यू नहीं है। क्यों, मैं अभी पहले ही बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए पढ़ो बेटा। बाकी रट्टा मार के कोई आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। रट्टा मार के 90% भी आ जाएगा तो भी कुछ काम का नहीं है आपके लिए। क्लियर है? तो अगर आपको 90% भी आ गया रट्टा मार के तो भी एक काम करो, 70-80% वाले के अंडर में ही काम करना है। क्यों? क्योंकि देखो नॉलेज के लिए पढ़ो, मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी तो आप लोग समझ ही गए रहोगे। और आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद।